जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कि पहला आपको बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान की शाखाएं, दूसरा है जैव विकास, वर्गीकी, पादप, आनुवांशिक और जैव उर्वरक कोशिकाएं और मानव शारीरिक रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में टोटल हम लोग 150 प्रश्न को देखेंगे और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न जो विज्ञान की शाखाएं से संबंधित प्रश्न शुरू हो रहा है और इस प्रश्न में कह रहा है आपको जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो किसका करता है इसमें? तो जीवित व मृत जानवरों का, दोनों का इसमें अध्ययन करते हैं। बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं फूलों के अध्ययन को? तो एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है आपको कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में कह रहा है आपको निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जनसांख्यिकी से संबंधित जो है इसमें अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको इथोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, इसमें कह रहा है आपको जैविक जगत में होने वाला कार्य गुण का पद्धति के अध्ययन के इस नाम से क्यों मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोनिक्स। बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका? तो इसमें करते हैं आपको पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है आपको रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन को। अगले प्रश्न में कह रहा है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो इसका मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कि एपीकल्चर कहलाता है। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओरोरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको 11 नंबर में, इसमें कह रहा है आपको इस प्रश्न में कह रहा है विटीकल्चर द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंगूर कहलाता है। अगले प्रश्न में है आपको वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अर्थवर्म कहलाता है। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है जोरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वृद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको वृद्धावस्था में काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जोरंटोलॉजी कहलाता है। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिट्टी से संबंधित है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगले प्रश्न में देख लें, इसमें कह रहा है आपको अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये सर्पेंटोलॉजी कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? क्या कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मृदा विहीन पादप संवर्धन को ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है जो कि जैव विकास से संबंधित है। इसमें है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ
लगभग कितना वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है आपको पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है जीव विकास का इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लेमार्क द्वारा समझाया गया था जैव विकास को। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। अगले प्रश्न में कह रहा है आपको विकास का मुख्य कारक क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्राकृतिक वरण जो है विकास का प्रमुख कारण है। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न में कह रहा है आपको भारत का विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चीता। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन से हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्रो मैग्नॉन मानुस हैं। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें वो कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि जुरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच की योजक कड़ी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सरीसृप व पक्षी के बीच का आयोजक कड़ी है। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है मैमर्थ पूर्वज है किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हाथी का पूर्वज है। अगले प्रश्न में कह रहा है डायनासोर थे, तो दोस्तों डायनासोर क्या थे? तो ये मेसोजोइक के सरीसृप थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में कह रहा है आपका डायनासोर रहे हैं, क्या कह रहा है डायनासोर क्या रहे हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेसोइक युग से संबंधित रहे हैं। बात करें तो इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को जो है हमेशा जो है दोस्तों एक समान बनाए रखते हैं, जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में देख ले रहे हैं, जो कि 34 में, इसमें कह निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टार फिश नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैटफिश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है समुद्री घोड़ा। अगले प्रश्न को देख लेना, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है समुद्री घोड़ा। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है व्हेल मछली। अगले प्रश्न को देख लेना है, जिसमें आपको है व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है स्तनपायी। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है व्हेल। अब देख लें अगले प्रश्न में, इसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एकिडना। कौन है? एकिडना। अगला प्रश्न है दोस्तों उड़ने वाला स्तनपायी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चमगादड़। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है निम्नलिखित
उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चमगादड़। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंतर्गत में? तो स्तनी में किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है स्तनपायी जाति का है। अगले प्रश्न में देख ले रहे हैं, जिसमें है आपको निम्न में से कौन सा गुण जो है मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जानने की इच्छा प्रकट करना ही मनुष्य से वानर को अलग करता है दोस्तों। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लंगूर। अगले प्रश्न में है ऑक्टोपस क्या है? क्या दोस्तों, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस जो है एक हेमिकार्डा है। क्या है? एक हेमिकार्डा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें है आपको सबसे बड़ा जो अकेश रुक्की क्या है? क्या कह रहा है? सबसे बड़ा अकेश रुक्की क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एस्कीविड है। क्या है? एस्कीविड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों टिक और माइट वास्तव में होते हैं क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मकड़ी वंश के होते हैं। अगले प्रश्न में आपको जुगनू होता है एक। क्या कह रहा है? जुगनू होता है एक, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये एक कीट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी जो है वो एक कीट नहीं है। अगले प्रश्न में है आपको मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? दोस्तों मकड़ी में पाई जाती है आपको 8 टांगे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लें नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः जो है रात्रिचर होते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अगले प्रश्न में कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ऊंट। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों आपको सर्पों का क्या कह रहा है कि सर्पों का विष ग्रंथियाँ किसकी समान है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है केशुरकी प्राणियों के समान है। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है पादप जगत से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसका पहला है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सलोभिद्धि कहलाते हैं। अगले प्रश्न में कहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक है कीटाहारी पादप है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है घटपर्णी है। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें है घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से क्या करें घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पत्ता होता है। अगले प्रश्न में देख लें, जिसमें कह रहा है आपको निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेघालय में पाया जाता है। अब देख लें अगले प्रश्न में पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तना से प्राप्त होता है। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है आपको हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकंद कहलाता है। अगले प्रश्न में क्या है फलों का वह प्रकार क्या करा फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या होता है दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक बीजी बेरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है जो निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है शकरकंद कहलाता है। अगले प्रश्न में कह रहा है आपको निम्न पादपों में से क्या कह रहा है निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है शकरकंद।
नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आलू है। अगला प्रश्न में है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यक सहचार्य है, प्रकार्यक सहचार्य है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कवक मूल। क्या है? कवक मूल है। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है फलीदार पादपों, क्या कह रहा है? फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सहजीवी कहलाता है। अगला प्रश्न में आपको कह रहा है, तना काटकर आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गन्ना। अगले प्रश्न में कह रहा है आपको लौंग है, तो क्या है दोस्तों? लौंग क्या है? तो बंद कलियां है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है लौंग। अगला प्रश्न है, कैसर होता है सूखा मिश्रण? क्या होता है? कैसर होता है सूखा मिश्रण किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है फूल के बीच बनाने वाले भागों का। क्या होता है? फूल के बीच बनाने वाले भागों का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको निम्न में से कौन सा एक फल है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भिंडी को बताया गया है। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्या कह रहा है? कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्वेकर के पेड़ से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, लहसुन की अभिलाक्षणिक के गंध का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि सल्फर यौगिक के कारण ही लहसुन में गंध होते हैं। अगला प्रश्न में है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पुष्प होता है। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है दोस्तों कैप्सेसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्सेसिन के कारण ही लाल मिर्च तीखी होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आपको, रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस कारण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी, कोशित जो है प्यूपा जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है कुनैन। क्या कह रहा है? कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है कहाँ से दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आवृत बीजी पादप से प्राप्त होता है। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से आती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है छाल से आती है। अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है आपको, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर, क्या कह रहा है? आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है कहाँ से दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बीजीय पादप से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है डाइटम होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है शहतूत का फल जो होता है वो होता है सेरोसिस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। बात करें अगले प्रश्न में, इसमें कह रहा है आपको निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कपास। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहाँ पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि लेग्यूम मूल ग्रंथियों में
पाई जाती है। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिट्रिकेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है आपको सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है शुष्क जलवायु के भली भांति, क्या कह रहा है आपको, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मरुदभित्ति कहते हैं। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि यांत्रिक अवलंब के लिए होता है। बात कर रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो इस प्रश्न में दोस्तों कह रहा है आपको जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, जड़ों के बलों से। क्या कर रहा है, जड़ों के बालों से जो है करते हैं अवशेषण। बात कर ले रहे हैं आप अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि हाइड्रोफाइट, क्या कह रहा है आपको दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहते हैं। किसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये जो है एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, पौधों द्वारा ली गई विकर्ण, क्या कह रहा है, पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जल का प्रकाश अपघटन होता है। अभी बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि आर्कियोबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मेथेन के। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, इसमें कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वातक तंत्र से करते हैं। तो अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र से ही श्वसन करते हैं। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एंथोसाइनिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि यीस्ट और मसरूर क्या होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फफूंद यानी फंगी से हो जाता है। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है कपास का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेलुलोज जो है कपास का प्रमुख घटक होता है। अब अगला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, जो कि 98 नंबर का है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं आपको कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फल से प्राप्त होता है। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें कह रहा है अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अधपके फल से प्राप्त होता है। अब देख लें नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि आनुवांशिकता से संबंधित प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है इसके लिए। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन था दोस्तों। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गार्डन पी यानी मटर को में इसमें प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, जिसमें है जीनोम चित्रण, क्या कह रहा है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। तो ये किनसे संबंध है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है जीन्स का चित्रण से संबंध है। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको जीवों के अनुवांशिक लक्षण, क्या कह, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्रोमोसोम द्वारा ले जाया जाता है।
बात कर ले रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है आपको हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जीन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, इसमें है प्लवमान जीन, जंपिंग जीन जिसको कहते हैं कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है दोस्तों आपको डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टायरोसिन जो है नहीं बनाता है। अभी देख ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको उर्वरक से, जो कि जैव उर्वरक से संबंधित है। और इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एजोल। अब देख ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा जैविक उर्वरक है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एजोला है। अगले प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है धान होते हैं। अब बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें है नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है धान को। बात करें अगले प्रश्न में, निम्न में से निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नील हरित शैवाल को मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। बात कर रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है जो एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी कौन होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नील हरित शैवाल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, जो कि है नाइट्रोजन फॉक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राइजोबियम जेपोनिकम। क्या है, राइजोबियम जेपोनिकम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, जो कि कोशिका से संबंधित प्रश्न है। इसमें है जो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि साधारण मानव गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि 46 होते हैं। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ी कितनी होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 23 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आपको 118 नंबर में है, जो निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छिपकली में नहीं होते हैं। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कोशिका भित्ति से निम्न होती हैं, मतलब कोशिका भित्ति से भिन्न होती हैं। अगले प्रश्न में है दोस्तों, ठीक, अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि अंडाशय। अगले प्रश्न में है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तिल्ली। अगले प्रश्न में है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु
प्रोग्रामेटेड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो कि है ए हो जाएगा, जिसको कहते हैं एपोप्लाटिसिस। एपोप्लाटिसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्रेब्स चक्र कहलाता है। अगले प्रश्न में है आपको जो कि मानव शारीरिक से संबंधित है दोस्तों, और इसमें पहला प्रश्न है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है दोस्तों किससे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जल का बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आपको एक वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशत होता है लगभग कितना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कि 65% होता है। अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों को वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां होती है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि होती है स्टेपीज। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कान में पाई जाती है। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 28 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न में मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 12 जोड़े होते हैं। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है क्या होती है दोस्तों। तो ठोस होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहलाता है। अभी देख लें अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको केशुरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 31। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1.5 लीटर पेशाब करता है। अगला प्रश्न में क्या है दोस्तों, प्रत्यस्थ एलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्नायु जिसको कि लिगामेंट कहते हैं। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं किसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको जो अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कैल्शियम और फास्फोरस का। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न का, जिसमें है आपको मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 2 बार, जो 20 बार जो हो दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है दंत लवक। अगले प्रश्न में है आपको जो प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कशेरुक रज्जु में, जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न में है दोस्तों मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होता है डिंबवाहिनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया डिंबवाहिनी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में देखें, जिसमें वो कह रहा है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात
मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं। अब देख लेते अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको मानव भ्रूण का हृदय सब स्पंदन करने लगता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में करने लगता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, वो है उल्व एमिनॉय जो है एमनियन जो है, इसका हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न में देख लेते हैं, जिसमें है आपको श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नाइट्रोजन। अगले प्रश्न को देख ले रहे हैं, इसमें है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 72 बार जो है, यानी 72 बार धड़कता है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें दोस्तों, वह रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित है। और इसका पहला क्वेश्चन जो है तो इसमें दिया गया है हेमोग्लोबिन क्या है। क्या कहा दोस्तों, हेमोग्लोबिन क्या है। तो हेमोग्लोबिन एक जो है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कि इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, जो कि 150 नंबर का है। किस प्राणी के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है केचुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरे 150 प्रश्न देखे, जो आपको साइंस से संबंधित, साइंस के बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेट आपको पसंद आएगा। और ये वीडियो में जो भी प्रश्न इस सेट में दिए गए हैं सारे ऑथेंटिकेट हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।